हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 17 नींव की ईंट हो तुम दीदी, इसे पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है उदय प्रकाश जी ने। इसका ये पार्ट 1 है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 नींव की ईंट हो तुम दीदी, जिसे लिखा है उदय प्रकाश ने, जिनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल, अब अनूपपुर जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। तो उदय प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दीनमान एवं पूर्व ग्रह पत्रिका में संपादन का काम भी किया। तो इन्होंने स्नातक तक इन्होंने विज्ञान के छात्र रहे। इन्होंने साइंस बैकग्राउंड से अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम भी किया और रिसर्च भी किया। कुछ वर्ष दीनमान एवं पूर्व ग्रह पत्रिका में ये संपादक के रूप में काम भी किए हैं। ये समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नज़र आती है। तो हम देखेंगे समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान, हिंदी कविता को एक नई पहचान देने में युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम भी प्रमुख स्थान पर रखा जाता है। इन्होंने जीवन और समाज की जो सच्चाई है या जीवन की सच्चाई के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक, गहरी छाप छोड़ी अपनी कविताओं के माध्यम से, जो आपको साफ इसमें देखने को नज़र मिलेगी या नज़र आएगी। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। ये इनके काव्य संग्रह के नाम दिए गए हैं। उनके कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरछ और अंत में प्रार्थना तथा पोल गोमरा का स्कूटर। देश विदेश की अनेक भाषाओं से अनुवाद किए, पटकथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण आदि भी इन्होंने किया। तो इनके कुछ काव्य संग्रह के नाम दिए गए हैं। कहानी संग्रह में इनके दरियाई घोड़ा, तिरछ और अंत में प्रार्थना तथा पॉल गोमरा का स्कूटर, ये इनके कहानी संग्रह है। इन्होंने देश विदेश के अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया है, पटकथा भी लिखी है, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण भी इन्होंने किया है। और इन्होंने अपने कार्य के लिए इन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इनको इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो है भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में, ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाँ सी,
कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है, इसमें बच्चों के जीवन को दीदी ने किस प्रकार से संस्कारित किया गया है, अपने दान जो उन्होंने दिया है, क्या चीज़ को, ज्ञान को, अपने ज्ञान को उन्होंने बच्चों पर न्यौछावर किया है और इस प्रकार से बचपन को उन्होंने संस्कारित किया है, बच्चों के बचपन को। तो बच्चे जो हैं वो दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं उनको। जैसे कभी दीदी उनको पीपल की छां की तरह लगती है, कभी उनको डिबरी के प्रकाश की तरह लगती है, कभी वो तरलता सी, तो कभी चट्टान के समान भी लगती हैं उनको। और दीदी की नई दुनिया में वो हारिल पक्षी, जिसका कोई स्थायी बसेरा नहीं होता है, ऐसा पक्षी होता है हारिल। तो हारिल पक्षी बनकर भी बच्चों को जीना मंजूर है। तो यही कविता की यहाँ सार्थकता बतलाई गई है। तो आइए इस कविता को देखते हैं। पीपल होती तुम, पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छाह तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। तो यहाँ कवि कहते हैं कि उदय प्रकाश जी कहते हैं कि दीदी, बच्चों के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि दीदी, यदि तुम घर के पिछवाड़े का छायादार पीपल का वृक्ष होती तो हम तुम्हारी खूब हरी हरी घनी टहनियों के बीच हारिल पक्षी बनकर अपना घर बसाते। दीदी, हारिल भी हमारी तरह ही होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, अर्थात वे घोंसला बनाकर किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से कभी नहीं रहते। वे कहीं दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। दीदी, पीपल की छां दोपहर में तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है। तो ये कह रहे हैं दीदी को कि तुम्हारे घर के पीछे जो पीपल का पेड़ है, तुम हमें उस पीपल के पेड़ के छायादार पीपल का वृक्ष लगती हो। तुम्हारी जो हरी हरी टहनियाँ हैं उनके बीच हम बच्चे यानी हारिल की तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं, हारिल पक्षी बनकर अपना घर बसा लेते। फिर भी हारिल पक्षी जो होते हैं उनका कोई एक अस्थायी ठिकाना नहीं होता है, लेकिन वे घोंसला बनाकर किसी एक स्थान पर कभी नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, हारिल पक्षी दूर दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और फिर वही उन्हीं जंगलों में उड़कर चले जाते हैं। तो हम सब भी पीपल की छाह दोपहर में तुम्हारी तरह ही ठंडी होती। जो पीपल की छाह है, जिस प्रकार से तुमने हम सब को शिक्षित किया है, उसी प्रकार से तुम पीपल की ठंडी छाह की तरह हो, जिसने हम सब के जीवन को संस्कारित किया है। सेकंड लिखा है, ढिबरी थी तुम दीदी, दीदी तुम हमारे बचपन की अचार का तलछट तेल, यानी नीचे जो जमा हो रहता है तेल, अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में जलती रही तुम। तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते गए। तो इसमें लिखा है कि दीदी, तुम तो उस ढिबरी की तरह थी जो हमारे जीवन के अभाव रूपी तेल में अपनी कपास की बाती, कपास यानी रुई की जो बाती होती है, वो डुबोकर जलती रहती थी। इसके प्रकाश में हमने पहले पहल सीखा था अक्षर लिखना और सुना था आपसे अनुभव से भरे किस्से आपके मुंह से। आप अपना प्रकाश फैलाती रहीं और आपके ज्ञान के प्रकाश से घर की दीवारें और छप्पर के तिनके आलोकित हो गए, अर्थात आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त हो गया और आपके ज्ञान की रोशनी में हम बड़े होते रहे। तो ये कह रहे हैं कि दीदी, तुम
डिबरी की तरह थी जिसने उनके जीवन को प्रकाश से भर दिया। जो उनके जीवन में अभाव रूपी जो कमी थी तेल की, उसने कपास रूपी बाती डुबोकर, कपास रुई की बाती डुबोकर वो हमेशा जलती रही, खुद कष्टों का सामना करती रही, लेकिन उनके बच्चों को, जो बच्चे थे जिनको उन्होंने संस्कारित किया था, उनको उन्होंने शिक्षा दी और इस अभाव को दूर किया। इसके प्रकाश से उन्होंने पहली बार सबसे पहले सीखा था अक्षर लिखना और सुना था दीदी के मुंह से उनके जो किस्से हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये सारी बातें आप अपना प्रकाश फैलाती रही, ज्ञान देती रही बच्चों को, और ज्ञान से जो प्रकाश मिला उनसे उनके घर की दीवारें और छप्पर के जो तिनके हैं वो भी आलोकित हो गए, प्रकाशित हो गए। अर्थात जो दीदी के द्वारा दिया गया ज्ञान था वो हर जगह फैल गया और इसी ज्ञान को पाते हुए ये सारे बच्चे बड़े होते रहे। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, इसका पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।